गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो 3 SRB की यात्रा में हम कुछ ये पढ़ने की और समझने की यात्रा में हम दो तीन ये तीसरा टॉक है हमारा। आगे 2 बार हम समझने का प्रयत्न कर करते आए हैं कि भाई क्या किया जाए कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हमारा 24 घंटों एक बार एस्टैब्लिश हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर ही सब अ, आगे की यात्रा है, इसकी संभावना इसके ऊपर ही बनती है। लोग धारणा ध्यान समाधि की बात करते हैं, कई लोग ध्यान में बैठते हैं, पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि 3 स्टेप का अगर कोई बेस नहीं है तो चंचल मन को कंट्रोल करना नामुमकिन है। और अगले पेपर में हमने यही सब देख के आए हैं। तो लास्ट पेपर जो हमने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में देखा था, पढ़ा था, उसमें सावरिया साहब ने हमें 2 टेक्निक बताई थी, एक डायरेक्टिव और दूसरा म्यूजिक को फॉलो करना। और सबसे पहला स्टेप ये है कि रोज 1 घंटा बैठकर 3 स्टेप करने की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। 1 घंटा होने के बाद ये 2 टेक्निक है उसको फॉलो करना है। उसमें पहले दूसरी टेक्निक जो खाली म्यूजिक है और म्यूजिक के साथ रिदम जो है उसको फॉलो करना है रात को सोते समय। और 15-20 वीक के बाद दूसरी पहली जो ये है टेक्निक जिसके अंदर डायरेक्टिव्स है, हमने डायरेक्टिव भी सुने थे, वो डायरेक्टिव्स को हमें 15-20 वीक के बाद फॉलो करना है। इस तरह दोनों टेक्निक को बाद में फॉलो करना है और ये ट्राई करना है। उनका कहना है कि 40-45 दिनों के अंदर इसकी पैटर्न बननी शुरू हो जाएगी और पैटर्न जो है वो धीरे धीरे करके फिर मजबूत होती जाती जाएगी। अभी शुरुआत में जो पैटर्न बनती है तो वो थोड़ी फीबल होती है, वीक होती है। ऐसा नहीं है कि 40-45 दिनों के अंदर ही हमारा सब कुछ एकदम 3 स्टेप चालू हो जाएगा, हम कहीं भी कर सकेंगे, अपने आप में होने लगेगा, ऐसा नहीं है। उसकी पैटर्न बननी शुरू हो जाएगी और आपका थोड़ा थोड़ा कई कई जगह पर आपको एक ख्याल आएगा कि हाँ अभी 3 स्टेप चल रहा है। तो इस तरह पैटर्न धीरे धीरे मजबूत होगी। पैटर्न मजबूत करने की एक चीज है, क्या? पैटर्न की एक जरूरत है कि कोई भी पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका एक रिपीटेशन जरूरी है। रिपीटेशन ही एक ऐसी चीज है कि कोई भी पैटर्न, चाहे वो अच्छी पैटर्न है, बुरी पैटर्न है, गलत पैटर्न है, काम की है, कोई भी पैटर्न हो, उसको मजबूत करने के एक ही रास्ता है और उसका रिपीटेशन। जैसे कि एक आदमी झूठ बोलता है तो बार बार झूठ बोलता ही जाता है, तो रिपीटेशन की वजह से उसकी पैटर्न मजबूत हो जाती है। तो वही प्रिंसिपल 3SRB के लिए भी है। 3SRB की पैटर्न जितनी हम रिपीट करते जाएंगे, इसको सुनते जाएंगे, करते जाएंगे, इतनी वो पैटर्न स्ट्रांग होती जाएगी और फिर वो धीरे धीरे करके घंटों में बदल जाएगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, इस तरह वो पैटर्न धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि रोज 1 घंटे बैठकर 3 स्टेप हमेशा करिए। अर्ली मॉर्निंग हो सके तो 5 से 6 के बीच के अंदर करिए, वो समय बहुत अच्छा है। उसके बाद जो 2 टेक्निक लास्ट टाइम हमने देखी है उसको फॉलो करें और फिर 40-45 दिनों के बाद आप इसको धीरे 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 करके दिन भर में भी ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयत्न करें, तो एक रिपीटेशन बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि किसी की पैटर्न बन रही है कि नहीं, वो किस तरह जांचेंगे? 40-45 दिन हो गए, 50 दिन हो गए या फिर 6 महीना हो गए, तो कुछ कैसे पता चलेगा कि भाई अपनी पैटर्न बनी है कि नहीं? तो उसके लिए 2-3 लक्षण हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भाई हमारी पैटर्न बनी है या नहीं बनी है, या थोड़ी कम बनी है, वीक बनी है। तो पहली चीज ये होगी कि आप कहीं गए हैं, कहीं बैठे हैं आराम से और रिलैक्स मूड में हैं,
तो आप देखोगे कि आपका 3 स्टेप चालू हो जाएगा। मतलब आपका डायाफ्राम जो है वो उस तरह ब्रीदिंग की ट्राई करेगा। हो सकता है वहाँ म्यूजिक नहीं भी हो, फिर भी एक डायाफ्राम ने जो एक पैटर्न बनाई है, एक पर्टिकुलर पैटर्न पर चलने की जो डायाफ्राम की अभी एक हैबिट बनी है, तो हो सकता है कि आप जब रिलैक्स है तो डायाफ्राम एक ट्राई करेगा इस तरह अपने रिदमिक फॉर्म में चलने के लिए। तो ये अनुभव आपको होना चाहिए कि कभी-कभी आपको म्यूजिक नहीं है, फिर भी आपका 3 स्टेप होने लगता है। मतलब ये हुआ कि आपके अंदर इसकी एक वर्क मेमोरी बन गई है या एक पैटर्न बन गई है। उसके मुताबिक अब डायाफ्राम काम करना चाहता है। दूसरा एक लक्षण आपको दिखाई देगा कि खास करके आप कुछ हड़बड़ी में है, कुछ क्राइसिस में है, कोई और इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर थ्री स्टेप करने की एक अंदर अर्ज उत्पन्न होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब थ्री स्टेप होता है तो एक अंदर रिलैक्सेशन, शांति का अनुभव होता है। तो जब आपके अंदर जब भी क्राइसिस आएगी, तो अपने आप में अंदर से एक ज़रूरत महसूस होगी कि नहीं मैं थ्री स्टेप चालू कर दूँ। तो अगर म्यूज़िक नहीं है तो म्यूज़िक से आप चालू कर दोगे और वो एक अर्ज जो है वो उसका सेकंड स्टेप है। अर्ज से पता चलेगा कि भाई थ्री स्टेप का प्रति आपका आकर्षण है कि नहीं या आपकी मेमोरी बनी है कि नहीं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बनने लगेगी, हालाँकि उसके लिए ज़्यादा समय लगेगा, पर अब रात को आप सो गए हैं, नींद में हैं और नींद में भी आपका रिदमिक ब्रीदिंग चालू है। मतलब कि आप तो थ्री स्टेप करते-करते अभी नींद में चले गए और अगर कोई देखता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, आपका थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग चालू है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत उत्तम चीज़ है। अगर ऐसा हो सकता है तो आपका बहुत अच्छा कंट्रोल थ्री स्टेप के ऊपर है, ऐसा कह सकेंगे। तो ये तीसरा स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, पर बहुत मुश्किल है, बहुत सालों तक की मेहनत होती है, तब ये नींद में भी थ्री स्टेप हमारा चालू होता है। तो ये तीसरा स्टेप इम्पोर्टेंट है और वो भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी आप देखोगे कि जैसे हमने आगे भी बात की थी, कि ये सब थ्री स्टेप जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा तब आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन वगैरह अंदर आपकी दृष्टि बार-बार जाएगी, आपके अंदर ऑटोमेटिक थ्री ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन वगैरह चालू हो जाएगा। तो ये सब और सब चीज़ें जितना-जितना थ्री स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, जितनी मेमोरी पैटर्न मजबूत होती जाएगी, ये सब लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे। तो आपको ये आपके लिए एक ये मेज़रमेंट है, आप जाँच कर सकते हैं कि भाई आपकी आप जो कर रहे हैं, उसका परिणाम किस तरह आता है, ये चीज़ें बन रही है कि नहीं, इसके ऊपर से आपको इसका परिणाम जानने मिलेगा। अब लास्ट टाइम हमने डायरेक्टिव सुने थे, जो लुईस बैंक की आवाज़ में वो रिकॉर्ड किए गए हैं 88 में। पर उसका हमने ज़रा डिटेल से समझा नहीं था उस दिन, तो आज फिर से उसको ज़रा ये कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो डायरेक्टिव्स में 3 स्टेप बताए हैं। पहली बात कहते हैं बी इन द स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अटेंशन। बी इन द स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अटेंशन। मतलब क्या हुआ कि अभी आप रात को सोने जा रहे हैं, आप नींद में आप सो रहे हैं, थ्री स्टेप चालू है और आपका पहला आपको जो ये सजेशन दिया जा रहा है वो क्या है कि आप रिलैक्स स्टेट के अंदर आ जाओ और आपका अटेंशन जो है वो अटेंशन को फ्री कर दो। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि हमारी एक हैबिट होती है कि रात को हम विचार करते सो जाते हैं, जिसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो रात को भी हमारा डे ड्रीमिंग चालू होती है, जब तक नींद नहीं आती है तब तक हमारा कुछ ना कुछ विचार चालू रहता है, डे ड्रीमिंग चालू रहता है। तो डे ड्रीमिंग के अंदर हमारा अटेंशन पड़ा रहता है। थ्री स्टेप तो ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत होता है, नहीं होता है, पर डे ड्रीमिंग ज़्यादा रहता है। तो वहाँ से अटेंशन को हटा लेना है, उसको रिलैक्स करना है और दूसरा काम ये करना है कि इसको डायाफ्राम के ऊपर ला देना है। तो दूसरा स्टेप में वही बताते हैं कि फील द डायाफ्राम मूवमेंट्स
it moves rhythmically along with the music and let rhythm sink into your system. तो दूसरा स्टेप ये है कि हम रात को सोए हैं, अभी डे ब्रीदिंग नहीं करेंगे। डायफ्राम की जो मूवमेंट है, श्वास लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जा रहा है, श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर आ रहा है। तो जब तक नींद नहीं आती है कांस्टेंट, इसके डायफ्राम की मूवमेंट को आप फील करने का प्रयत्न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी पैटर्न बनाने के लिए, या डायफ्राम इसी तरह यही रिदम के ऊपर चले, इसके लिए इसको एक हैबिट इसके अंदर बने, इसके लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है कि आप रात को सोते समय रिलैक्स हो जाओ और डायफ्राम को फील करो, जो ऊपर नीचे हो रहा है उसके अंदर मन को लगाओ, न कि विचारों के अंदर। और कहते कि म्यूजिक के साथ उसको सिंक्रोनाइज करना है। एंड लेट द रिदम सिंक इनटू योर सिस्टम। और ऐसा करने से ये जो रिदम है वो हमारे अंदर धीरे धीरे बैठती जाएगी। हमारा जो ब्रेन है वो उसको पकड़ लेगा, हमारी मेमोरी है वो उसको पकड़ लेगी, हमारे बॉडी के सेल्स है वो उसको पकड़ लेंगे। तो सारे के सारे सेल्स के अंदर ये मेमोरी जानी चाहिए, पूरे के सब सेल्स जो है वो यही मेमोरी से काम करे, ऐसा होना चाहिए। और तीसरा स्टेप में बताते हैं, सिंक्रोनाइज द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ब्रेथ एंड रिदम विद द म्यूजिक। तो लास्ट में ये सबको सिंक्रोनाइज करना है। डायफ्राम को सिंक्रोनाइज करना है, मतलब डायफ्राम चल रहा है, एक जो ब्रीदिंग है हमारा वो अच्छी तरह चल रहा है, मतलब श्वास कंप्लीट आता है जाता है। और दूसरा तीसरी रिदम, ये जो 1 2 3 5 6 की जो रिदम है वो रिदम, ये तीनों को सिंक्रोनाइज करना है, तब जाके ये टेक्निक कंप्लीट बनती है। तो इस तरह रात को सोते समय, अगर जो बहुत लोग पुराने हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, तो वो लोग अभी वो 20-25 वीक की जो उन्होंने बात की है वो उसको जरूरी नहीं है, वो अभी से भी ये कर सकते हैं, ये डायरेक्टिव्स को फॉलो कर सकते हैं। पर साथ में एक एक घंटा बैठने का अभ्यास करना तो जरूरी है ही। तो ये दोनों काम पुराने लोग जो है, जो 15-20 साल से कर रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं कि सुबह में 5 से 6 घंटा रिस्टेप करो और रात को सोते समय ये डायरेक्टिव्स को फॉलो करते हुए सो। जो नए लोग हैं वो लोग अभी 1 घंटे पहले 3 स्टेप के ऊपर आ जाए, उसके बाद में टेक्निक को फॉलो करें। तो ये चीज डायरेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टिव के अंदर ही ये सीक्रेट छुपा हुआ है। सौर्या जी जो पेपर में पहले ही बताया कि मैं आज एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, तो सीक्रेट क्या है? ये डायरेक्टिव्स को फॉलो करना, यही सीक्रेट है। अगर इसको ही सही ढंग से फॉलो करेंगे तो 1.5-2 महीना के अंदर वो पैटर्न बननी शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुबह में जल्दी उठ के 3 स्टेप करो, उसका एक फायदा क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमारे अंदर विचार कम उत्पन्न होते हैं। तो जिसको हम साइंस की भाषा में, वेव्स की भाषा में कह सकते हैं कि अल्फा वेव्स। नॉर्मल कोर्स में जो विचार चलते हैं, 4 प्रकार के वेव्स है। नॉर्मल कोर्स में जो हमारे जो विचार चल रहे हैं, अभी जो आपके विचार चल रहे हैं, वो उसको बीटा कहते हैं, बीटा वेव्स है। फिर वो थोड़े शांत हो जाएंगे तो अल्फा वेव्स होगा। तो सुबह में करने का फायदा ये है कि आप अल्फा वेव्स के साथ, मतलब अभी विचार बहुत कम है और इसके साथ आप 3 स्टेप कर रहे हैं, तो यहाँ भी 3 स्टेप एस्टेब्लिश में होने में वो एक हेल्प करता है। और उसके बाद तीसरा और चौथा, थीटा और डेल्टा, ये सब वेव्स है, पर वो सब आगे की बात है। तो हम अल्फा वेव्स के अंदर 3 स्टेप करते हैं तो उसका बहुत सारा फायदा मिलता है। तो आगे बढ़ने से लिए इतनी पूर्व भूमिका में मुझे बात करनी जरूरी लगी थी, तो इतना हमने एक बात की है, समझने का प्रयत्न किया है। अब जो लास्ट पेपर था वो सितंबर 88 का था, वो हमने देख लिया, उसमें ये सब टेक्निक वगैरह थी। लास्ट में उन्होंने ये कुछ जप सत्संग वगैरह के ऊपर कुछ कमेंट्स की है, पर अभी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं। और कभी उसको हम देख लेंगे। पर अभी उसके बाद का जो पेपर है 27
अक्टूबर 88, और वो भी थ्री स्टेप के ऊपर ही है। हालांकि इसके अंदर टेक्निक नहीं है, पर थ्री स्टेप का साइंटिफिक महत्व क्या है वो कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ये दूसरा पेपर, उसका टाइटल है मोर थॉट्स ऑन थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग। मोर थॉट्स, अभी इसके ऊपर और विचारना कुछ बता रहे हैं थ्री स्टेप के ऊपर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 62 है डिस्कोर्सेस 5 के अंदर। What makes an ordinary man a Mahayogi or a Maharshi? That is a man who has brought about consciously transformation. तो पहली बात ये कि कहते हैं, एक प्रश्न यहाँ रखा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो सामान्य इंसान को महायोगी या महर्षि बना सकती है, मतलब कि उसका कॉन्शियसली टोटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हो सकता है। तो ऐसी क्या चीज है कि कौन से किस चीज के द्वारा हम महर्षि महर्षि या महायोगी बन सकते हैं या हमारा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रखा है। उसके आगे वो कहते हैं कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ये हकीकत में ये सवाल ही गलत है, ये ऐसा पूछना ही गलत है कि कैसे हम बनेंगे या कौन सी चीज हमको ये योगी बनाएगा या महर्षि बनाएगा, ये सवाल ही गलत है। देर इज नो मेकिंग और बिकमिंग। तो कहते हैं यहाँ कुछ बनना बनाना है ही नहीं। आप कुछ बनना प्रयत्न कर रहे हैं या बनाना प्रयत्न कर रहे हैं, वो ऐसा है ही नहीं। जो चीज है वो तो है। वी आर वॉट वी वॉन्ट टू बी। तभी एक उल्टी गंगा ये है कि हम जो है उसको ही बनना का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे अंदर जो डिविनिटी, जो डिवाइन तत्व पड़ रहा है, उसको जैसे कि हमको कई कहते हैं इसको प्राप्त करना है, उसको ये करना है, ऐसे शब्द हम यूज करते हैं, तो वो एक एक गलत बात बन जाती है, एक गलत अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कोई दूर चीज है, जो कोई अप्राप्य है, उसको प्राप्त करना है, हमारे अंदर है ही नहीं, वो चीज को लाना है, ऐसी एक सोच बन जाती है, वो एकदम गलत है। वो तो कहते हैं कि व्हाट वी आर व्हाट वी वांट टू बी। तो वो हम जो है उसको कैसे हम बन सकते हैं, वो तो है ही, हम तो वो ही है। हाँ, वो अलग बात है कि वो शायद कहीं अभी इसका अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो अलग बात है। तो वो प्राप्त करने की चीज नहीं है, वो जो है उसको, उसके ऊपर जो कुछ है, कुछ चीज जो एक ऑब्स्टिकल्स है उसको हटा देने हैं। तो महर्षि पतंजलि ने भी क्या कहा कि भाई सोल रिकॉग्नाइजिंग, आत्मा का जो जानना है, उसका अनुभव लेना है, तो उसके लिए क्या करना है कि जो ऑब्स्टिकल्स है या हिंड्रेंसेस है, जो विक्षेप है, जिसके द्वारा हम इसको नहीं जान सकते हैं, तो योग साधना है खाली इसके लिए करनी है। साधना का महत्व क्या है कि आत्म साक्षात्कार नहीं है, आत्मा को प्राप्त करना ये बात ही नहीं है। साधना का महत्व इतना ही है कि हमें जो विक्षेप है हमारे अंदर जो पड़े हैं, कि जो आत्मा को जानने नहीं देते। और फिर पतंजलि ने बहुत सारी चीजें बताई, 5 क्लेश बताए, अविद्या, अस्मिता वगैरह वगैरह, वो अलग विषय है। पर ये सारी चीज फिर वो साइंस उन्होंने वहां सब बता दिया कि यही चीज है। तो ये बात खास समझनी है कि ये हमारे अंदर तत्व पड़ा है, और हमें साधना, ये जो इसके ऊपर जो आ गया है, जो अंतराय है, वो अंतरायों को निकालने के लिए साधना करनी है, न कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए। ये अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर कट हो जानी चाहिए। Does a man flower or bloom from within like a rose, that is gain full or total transformation, or is something added to him or introduced into him from an outside source? अभी ये एक सवाल यहाँ करते हैं कि देखो, एक रोज है, एक गुलाब का फूल है, या कोई भी फूल है या कोई भी वनस्पति है, वो अंदर से बाहर आती है ना। जो गुलाब है वो उगता है, अंदर से वो खिलता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अंदर से खुलने की बजाय बाहर से हम थोपने का प्रयत्न करते हैं। तो वो ये पूछते हैं कि वो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए या समथिंग एडेड टू हिम और इंट्रोड्यूस इनटू हिम फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। तो आउटसाइड सोर्स से जो है, हम हमारा ये सब सारी जो पद्धतियां है, शिक्षा है, जो जो कोई साधना है,
वो सब इस प्रकार की है कि जैसे हम बाहर से कुछ न कुछ अंदर डालने का प्रयत्न कर रहे हैं और अंदर से कुछ निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये गलत है। जो अंदर पड़ा है, अभी बात की इस तरह, उसके आजू-बाजू जो कुछ कचरा है उसको निकाल दो, वो अपने आप में अंदर से ही उगने लगेगा। तो कुछ बाहर से डालना नहीं है, न कोई सिद्धांत, न कोई फिलॉसफी, न कोई प्रीचिंग, न कोई टीचिंग, कुछ नहीं। खाली जो अंदर अंतराय पड़े है बस उसको निकाल दो, साफ कर दो, तो अपने आप में जो है, जो ब्लूमिंग जो है, फ्लावरिंग जो है, वो अपने आप में ही हो जाएगा। इज नॉट ग्रेस रियली द फ्लावरिंग और ब्लूमिंग फ्रॉम विद इन? तो ये कोई एक अंदर से अगर ये होती है तो कितनी एक ग्रेसफुल एक बात बन जाती है। एक जैसे एक ग्रेस उतरती है, इस तरह जब ये चीज अंदर से उगती है तो ये बात बनती है। And thereby realizing a flood of powers and possibilities for infinite good। तो जब ये ऐसा होता है, अंदर से कोई चीज बनती है, अंदर से जो ये उगती है, तो कितनी शक्ति उत्पन्न होती है। कैसे कहते हैं कि फ्लड ऑफ पावर्स, तो शक्ति का जैसे एक बाढ़ आ गए, एक धोध बहने लगा, इतनी शक्ति आती है जब अंदर से कोई चीज उग के आती है। और दूसरा, पॉसिबिलिटीज फॉर इन्फिनाइट गुड। अब थोड़ा गुड नहीं पर इन्फिनाइट गुड, इतना सारा इसके अंदर गुडनेस पड़ी है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, गलत कुछ सोच ही नहीं सकता। इतना इन्फिनाइट गुड अंदर से बाहर आने लगेगा। And thereby realizing a flood of powers and possibilities for infinite good rather than depend on an outside agency working on him। तो आउटसाइड एजेंसी की कोई जरूरत ही नहीं है। आउटसाइड एजेंसी का हम जो सहारा ले रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं, कोई और प्रीचिंग का सहारा ले रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी जो के कोई, तो ये सब जो चीज है वो आउटसाइड एजेंसी बन गया। कई लोग साइंस का सहारा लेते हैं कोई कोई बातों के अंदर, कोई साइंटिफिक टेक्निक को, ये सब जो है वो आउटसाइड एजेंसी बन जाती है, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। In this case, his autonomous state, which is his birthright, is denied to him, and the thought that God and nature have given man free will is contradicted। अब जो उसकी जो ऑटोनोमस स्टेट है, उसके अंदर जो एक स्वतंत्र अवस्था है उसकी, तो जब हम बाहर से कुछ डालने का प्रयत्न करते हैं तो वो उसकी ऑटोनोमस स्टेट है और वही उसका बर्थ राइट है, उसका एक हक है, हक बनता है। वो एक उसका इनकार हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो नेचर ने हमें जो एक फ्री विल दी है, वो फ्री विल के सामने ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बन जाती है कि बाहर से थोपना, ये तो एक कुदरत का जो कानून है उससे विरुद्ध ही है, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बन जाती है। जो ऑटोनोमस स्टेट है वो रियल स्टेट है, और वो भगवान ने दिया ही हुआ है, खाली उसका ही अनुभव हमें करना है, और उसका अनुभव करने के लिए बाहर से कोई चीज थोपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। If it is an outside agency, science, if not today, in some distant future can stimulate the same conditions, it will then nullify the idea of God and his creation based on certain cosmic laws। तो कोई साइंस जैसी आउटसाइड एजेंसी अगर कोई ऐसा प्रयत्न भी करती है, क्या प्रयत्न करती है कि अंदर का जो ऑटोनोमस स्टेट है, उस तरह का स्टेट किसी और ढंग से बनाने का प्रयत्न करती है। जैसे कि हमने देखा कि भाई डायफ्राम इस तरह चलता है, तो धीरे धीरे करके थ्री स्टेप चालू हो जाता है। तो कोई साइंस मानो कि कल ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना ले जिससे हमारा डायफ्राम अपने आप में चौबीसों घंटों इसी रिदम पर चलने लगे, या कोई ऐसा एपरेटस बना ले, तो बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुदरत के नियम के विरुद्ध है। जरूरत क्या है कि एक फ्री विल जो दी है, मतलब आप आपकी इच्छा से कर रहे हैं या आप एपरेटस से करा रहे हैं। एपरेटस से करा रहे हैं तो कोई कोई मतलब ही नहीं है उसका। वो आपके अंदर एक फ्री विल का आपको उपयोग करना है, और आपका प्रयत्न होना चाहिए, न कि कोई साधन लगा दिया और अपने आप में चौबीसों घंटों ये श्वास इस तरह चलता रहे, कोई फायदा नहीं है उससे। कोई कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। हो सकता है चौबीसों घंटों आप इस तरह श्वास चला भी लो, पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये
अगेंस्ट द नेचर है, जो कॉस्मिक लॉ है उसके विपरीत ये चीज बन रही है। नंबर 1, इफ द आंसर इज नो, अब कहते हैं कि भाई ऑटोनोमस स्टेट वाली चीज है, वो साइंस नहीं बना सकता। अगर आंसर नो है, देन इट इज फ्रॉम विद इन, और ये विद इन ही हो सकता है। देन द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज इट हैपन। अब चलो मान लिया कि साइंस तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, वो अंदर से ही होने होगा, जो होगा वो अंदर से ही होगा। तो यहाँ फिर से पूछते हैं कि तो कैसे होगा, क्या करेंगे, किस तरह होगा ये। is mere breathing, and for that matter it may be three-step rhythmic breathing. How is it able to bring about the possibility of transformation? तो क्या कोई ब्रीदिंग से, या खास करके थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की हम बात करते हैं, तो क्या थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग इस तरह का ऐसा सक्षम है इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए? Cannot science tomorrow program the proper functioning of IESM and or the rhythmic movement of the diaphragm, and so can such technology bring about the state of Mahayogi or mercy? Is this possible? तो फिर से वही बात आती है कि अगर साइंस ने कुछ ऐसे एपरेचर बना लिए और डायाफ्राम वगैरह इस तरह चलने लगे, और आईईएसएम जो हमारे केंद्र है वो भी सब बैलेंस में आ गए, 2482 से 5221 बन गए किसी तरह, तो कोई आदमी वो मर्सी महायोगी बन जाएगा क्या? तो ये एक समझने की बात है। ये क्यों कह रहा है कि जो हम बाहर से जो ये सब कर रहा है इस तरह का, वो या कोई साइंस वगैरह की जो हेल्प है, तो वो कोई काम का नहीं है। पहले अंदर फ्री विल, हमारी खुद की इच्छा है, मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये अंदर एक संकल्प बनना चाहिए, और इसके बाद प्रयत्न, ये दो चीज होती है तो ही वो सही रास्ता है। बाकी साइंस का सहारा लो और किसी चीज का सहारा लो, वो कॉस्मिक लॉ से विपरीत है। अब सेकंड पॉइंट है, इफ वी से दैट सच ए प्रोग्रामिंग कैन नॉट डू इट, व्हाट इज देन द वर्थवाइल डिफरेंस इफ टेक्निक ऑफ थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। तो अगर ये ऐसा कोई साइंस प्रोग्रामिंग भी करता है तो वो भी काम नहीं करता है, तो फिर वो साइंस का प्रोग्राम और थ्री स्टेप दोनों में क्या अंतर है, थ्री स्टेप किस किस तरह इसको कर लेगा, वो हमें समझना पड़ेगा। In the first place, if a human being is nothing more than or not beyond a computerized organism only, then these thoughts are valid. तो अब सबसे अगत्य की बात यह है कि हम खाली कंप्यूटराइज मैकेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर हम खाली कंप्यूटराइज, हमारे अंदर और कोई दिव्य तत्व नहीं पड़ा होता और खाली हम कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म होते, तो चलो मान लेते हैं कि ये साइंस की बात कुछ पॉसिबल हो सकती थी। पर जब हमारे अंदर डिवाइन फ्रेगमेंट पड़ा है और उसकी मर्जी से सब ये सब होने वाला है, तो ये साइंस के कोई प्रयोग काम नहीं कर सकते। बट ही इज मच बियॉन्ड, तो इंसान जो है वो ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म से मच बियॉन्ड है। बट दैट साइड ऑफ हिज बीइंग इज डोरमेंट एंड कैन नॉट बी अवेकन अनलेस ही विशेष, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, अनलेस ही विशेष सो हिमसेल्फ एंड देन सिंसियरली वर्क्स टुवर्ड दिस एंड। तो ये जो है, ये जो चीज अंदर पड़ी है अभी वो डोरमेंट स्टेट के अंदर है, सुसुप्त अवस्था में है, और हमने उसको जगाने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया है। तो जब हम उसके लिए एक इच्छा करते हैं, उसके लिए संकल्प करते हैं, त्रिस्टेप का उपयोग करते हैं और उस तरफ हम प्रयत्न करते हैं, तब ये चीज बनती है और वो सही चीज है। He is autonomous, and for that matter, each cell in his body-brain system is also autonomous. तो खाली इंसान ऑटोनोमस मतलब स्वतंत्र ऐसा नहीं है, पर भगवान ने जो हमारे अंदर करोड़ों अबज जो सेल्स जो दिए हैं, खरबों खरबों सेल्स दिए हैं, वो सबके सब ऑटोनोमस है। इसीलिए तो हमें पता है कि एक जो कैंसर का सेल है, वो जब मर जाता है तो उसकी मेमोरी छोड़ जाता है, दूसरे सेल को दे सकता है, क्योंकि वो ऑटोनोमस है। इसीलिए ये खाली मैकेनिकल चीज नहीं है, वो एक लिविंग एंटिटी है सेल,
और वो अपनी मर्जी से दूसरे सेल को वही चीज दे के जाता है। इसीलिए हमारे पूरे के पूरे सेल्स जो है वो भी सब ऑटोनोमस है। द आइडिया ऑफ फ्री विल is this intrinsic inbuilt autonomy of every living cell in his body brain system। तो ये जो फ्री विल जो है वो खाली हम कहते हैं कि हमारी फील मतलब हमारी नहीं, वो सब जितने भी सेल्स है उसकी फ्री विल की यहाँ बात है। ये और वो इंट्रिंसिक इनबिल्ट है। ये जो जो ऑटोनॉमी है, जो सब सेल्स के अंदर ये ऑटोनॉमी पड़ी है फ्री विल की, वो इसके अंदर इनबिल्ट पड़ी हुई है। Secondly, we have noted in the earlier notes that anything that is added from an outside source by way of preaching, morality or religion will not be imbibed or digested। तो वो कहते हैं कि अगर बाहर से कोई भी चीज अगर थोपी है, वो धर्म के नाम पर थोपी है, कोई प्रीचिंग के नाम पर, उपदेश के नाम पर या मोरालिटी के नाम पर किसी तरह अगर बाहर से थोपा जाएगा तो अंदर घुसाड़ने का प्रयत्न करेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, वो अंदर नहीं जाएगा हकीकत में। दो लाइक ए टेप रिकॉर्डर इट कैन all be reproduced faithfully for ulterior reasons। तो अगर हमने किसी तरह इसको डाल भी दिया, कोई प्रीचिंग को अंदर डाल भी दिया, तो फिर से वो तो रिकॉर्डर की तरह हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा, उसका उपयोग इतना होगा, वो मेमोरी बन जाएगी और मेमोरी का उपयोग हम दूसरों को फिर सुनाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, अच्छा सा वक्ता बनने के लिए और न जाने क्या-क्या करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पर वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन उससे नहीं होने वाला है। Because each cell in him is autonomous, and that is why religion and morality and all the efforts of all the ages have not succeeded. And man today we find, in spite of being able to walk on in the space or walk on the moon, is as helpless as near animal nature as he ever was। तो वो कहते हैं कि ये अगर इस तरह का प्रयत्न करेंगे तो भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि हर सेल की अंदर वो ऑटोनोमस फ्री विल पड़ी है। इसीलिए अगर कोई रिलीजन का कोई उपदेश है या कोई मोरालिटी है, और हम देखते हैं, जानते हैं, ये सब हम अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पता चलता है कि भाई कोई धार्मिक आदमी है तो धर्म का अनुष्ठान कर लेता है या कोई मोरालिटी का फॉलो करता है, तो भी उसके अंदर हम चेंज देखते नहीं है। और अगर चेंज होता है तो बहुत सुपरफिशियल होता है। कोई अंदर जो उसके अंदर जो ये सब डीप रूटेड जो वासनाएं पड़ी है, उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं होता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो बाहर से थोपने का जो प्रयत्न किया गया है उससे कोई फायदा कुछ खास हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक है, छोटा मोटा, पर वो कोई ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और ना कोई और चीज के लिए उसका कोई खास कोई फायदा होता है। और इसीलिए कोई सफलता युगों से नहीं मिल रही है, क्योंकि युगों से यही एक तरीका धुन निकाला है इंसान ने, ये कि किस तरह उसको उपदेश दो, उसको समझाओ और इसको किस तरह काबू में करो, उसकी जो अंदर जो एनिमलिक वृत्ति है उसको काबू में करो, पर नहीं होता है। वो जो अंदर एनिमलिक वृत्ति है उसको तो ट्रांसफॉर्म ही कर देना पड़ता है, उसको डिलीट कर देनी पड़ती है। वो कुछ सुनने सुनाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। और इसीलिए आज आज का युग जो ये स्पेस युग है, या आदमी चांद के ऊपर भी पहुंच गया है, फिर भी आदमी इतना हेल्पलेस ले जैसे पहले कभी नहीं था, इतना हेल्पलेस आज भी वो दिखाई देता है। So idea of programming by science would never result in making him a Mahayogi or Maharshi, for a simple reason that he cannot be made, for he already is। तो जो चीज बाहर से ये प्रोग्रामिंग करके अगर बनाने का प्रयत्न किया तो वो तो संभव है ही नहीं, क्योंकि वो जो ऑलरेडी वो चीज है उसको आप बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, वो कैसे संभव होगा। Yes, it may make him an artificially good robot। तो हाँ, हो सकता है कि ये सब साइंस प्रयोग करके
इंसान को भी एक आर्टिफिशियल रोबोट जैसा बना दे, ये हो सकता है। पर बाकी तो उसके अंदर अगर डिविनिटी पड़ी है, तो वो वही चीज द्वारा वो आगे बढ़ सकता है। बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। तो आर्टिफिशियली जो रोबोट अगर बन बन भी गए, तो वो कोई हमें बनना नहीं है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। दिस वुड बी गुड इफ वी वर अ सिंथेटिक एंड नॉट ए नेचुरल ह्यूमैनिटी। अगर भगवान ने एक हमें नेचुरल ह्यूमैनिटी के बदले सिंथेटिक ह्यूमैनिटी बना दी होती है, कुछ रासायनिक प्रक्रिया से कुछ हमें बना दिया होता, तो अगर ये सब हो सकता है कि पॉसिबल है या कोई अच्छा भी है। पर हम तो ह्यूमन, नेचुरल ह्यूमन है, हमारे अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज पड़ी हुई है, तो उसको हमें जगाना है, उसके ऊपर काम करना है, और जो डिवाइन तत्व पड़ा है उसके हमें टच में आना है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना है। बट दिस विल नेवर मेक हिम फ्लावर और ब्लूम फ्रॉम विद इन एंड शो रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाहर का कोई भी प्रोग्रामिंग जो है वो उसको कभी भी उससे उसका कोई फ्लावरिंग होगा, ना कोई उसका ब्लूमिंग होगा, और न कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा with value added, because science does not take into consideration such abstract factor as value and does not know what transformation is। अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया, वैल्यू। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइंस जो करता है उसके अंदर वैल्यू का तो कोई शब्द ही नहीं आता है। साइंस के कोई भी प्रयोग के अंदर वैल्यू जैसी चीज है ही नहीं, क्योंकि वैल्यू जो है वो तो साइकोलॉजिकल है। वैल्यू, और हर एक आदमी के अंदर हर एक चीज के लिए वैल्यू अलग होती है। जैसे कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हम सब जानते हैं, समझते हैं, पर हर एक की वैल्यू एक सरीखी नहीं है, एक समान नहीं है। किसी की वैल्यू बहुत होगी 3 स्टेप के लिए, किसी की थोड़ी कम होगी, किसी को कोई खास नहीं होगा। तो जो वैल्यू साइंस के प्रोग्राम होता है उसमें तो वैल्यू कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वो तो चीज ही साइकोलॉजिकल है, तो वो कैसे बनेगा? इसीलिए वो जो साइंस के प्रोग्राम से अगर कुछ भी हो सकता है, तो भी वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू की बात ही नहीं आती है। और पतंजलि का एक सूत्र भी जो तावड़िया जी बोलते हैं ना, अनलेस इट इज सफिशिएंटली वैल्यूड। तो जब ये चीज की सफिशिएंटली वैल्यू बन जाती है, तब आदमी आदमी पुरुषार्थ कर सकता है, प्रयत्न कर सकता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये वैल्यू का। और वो साइंस के अंदर वैल्यू एड जैसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, इसीलिए वो कोई काम का नहीं है। This is the main difference between programming and a naturally achieved state brought about by one's own spontaneous and willing efforts along with proper lines। देखो एक ये पैराग्राफ के अंदर भी बहुत सारी बातें क्लियर कर देते हैं। This is the main difference between programming and a naturally achieved state brought about by one's own spontaneous and willing efforts। स्पॉन्टेनियस एंड विलिंग एफर्ट, ये अगर होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात बनती है। एंड अलोंग प्रॉपर लाइन, और उसके साथ में प्रॉपर मार्गदर्शन जरूरी है। तो ये अगर सही मार्गदर्शन है और उसके साथ में हम स्पॉन्टेनियस और विलिंगली हम एफर्ट के साथ ये सब करते हैं, तो ये चीज बन सकती है, न कि प्रोग्रामिंग के द्वारा। So far so good, but what exactly is the factor that creates the difference besides the factor of autonomy, if only the 3 step rhythmic breathing can bring this about? तो यहाँ वो फिर से वही बात करते हैं कि ये चलो एक ऑटोनॉमी का तो फैक्टर है, उसके अलावा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग क्या कर सकता है, किस तरह क्या होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो वो प्रोग्रामिंग से अलग किस तरह बन जाता है और किस तरह वो काम करता है, वो एक सवाल है। For that, let us once again quickly clear our mind as to the process of thought formation, because that is the only way we function on this planet। तो अभी वो पूरी जो हमारे विचार की प्रक्रिया किस तरह बनती है, इम्पल्स किस तरह अंदर आता है, मेमोरी पेपर पैटर्न से किस तरह, मेमोरी से किस तरह वो जॉइंट होता है, उसकी शॉर्ट के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर
ये पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। वो कहते हैं द इनकमिंग इम्पल्सिस इनटू ब्रैकेट सेज पतंजलि कॉल्स द इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कॉज। महर्षि पतंजलि इनकमिंग इम्पल्स को क्या कहते हैं? द इफेक्ट प्रोड्यूसिंग कॉज। वो ऐसा कारण को जो परिणाम को बताता है, ऐसा कारण ये इनकमिंग इम्पल्स है, क्योंकि जो अंदर आता है इससे ही जो अल्टीमेटली जो परिणाम क्या है वो बाद में आईएसएम केंद्र पर पता चलता है। द इनकमिंग इम्पल्स from person and objects around us and which enter our body brain system at the rate of 30,000 per pulse beat, of which 120 per pulse beat create thought processes। तो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर ये इनकमिंग इम्पल्स जो है वो हर सेकंड की, तो हम ये प्रोसेस समझने का प्रयत्न करते थे, इनकमिंग इम्पल्स और किस तरह विचार बनते हैं उसकी। तो यहाँ वो बताते हैं कि the incoming impulses which Patanjali calls the effect producing cause from person and objects around us and which enter our body brain system at the rate of 30,000 per pulse beat, of which 120 per pulse beat create thought processes। तो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर एक सेकंड के अंदर, एक पल्स बीट के अंदर 30,000 ये इम्पल्सिस बाहर से, दूसरे लोगों से और बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स है उससे आते हैं। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ है वहीं से ये एयर सेकंड के अंदर 30,000 इम्पल्सिस हमारे अंदर एंटर होते हैं, और उसमें से 120 जो है वो थॉट प्रोसेस के लिए इसका उपयोग होता है। तो थॉट प्रोसेस के लिए 120 जो है वो हमारा अंदर एस्ट्रल से हमारे अंदर ब्रेन के अंदर जाता है और उसका विचार बनता है। They in turn pull out near identical memory pattern from the unconscious or the memory pool at the rear brain and together rush to the fore or front brain or conscious brain, where these are worked upon by the four centers IESM and intensified and developed depending on the basic structure of this centers IESM, resulting in automatic reflex action और automatic reaction। तो ये प्रक्रिया बताते हैं कि अभी 120 विचार जो है 120 जो इम्पल्सिस है वो हमारे स्पाइन से ऊपर जाते हैं, और जो हमारे यहाँ रियर ब्रेन के अंदर पीछे के हिस्से के अंदर जो मेमोरी पूल है या साइंस जिसको अनकॉन्शियस कहते हैं, वहाँ जो मेमोरी पड़ी है, हर चीज की मेमोरी है, जो हमने आगे जो जो कुछ एक्सपीरियंस किए उसकी सबकी मेमोरी वहाँ पड़ी हुई है। तो जिस तरह इम्पल्स आता है उसके मुताबिक वो इम्पल्स को इम्पल्स के अनुरूप वो मेमोरी को लेता है। जैसे कि आंख से अंदर एक एक पेड़ का इम्पल्स, एक झाड़ एक ट्री का इम्पल्स हमारी आंख से अंदर गया और वो ब्रेन के अंदर जाता है, तो वो जो पेड़ की मेमोरी अंदर पड़ी है वही मेमोरी निकलेगी, दूसरी कोई मेमोरी क्यों? तो वहां तो हजारों लाखों मेमोरी है। पर आइडेंटिकल का मतलब क्या कि जो चीज बाहर से आती है उसी तरह की मेमोरी जो अंदर पड़ी है वो मेमोरी बाहर आएगी, दोनों का मिलन होगा और दोनों फिर आगे यहाँ से ब्रेन से मिड ब्रेन से होके आगे के फ्रंट ब्रेन में आएंगे जहाँ आईईएसएम केंद्र है। और आईईएसएम केंद्र जो है यहाँ वो जो दोनों आए हैं उसका डिकोडिंग होगा और आईईएसएम केंद्र उसके ऊपर काम करेंगे और फिर विचार बन के वहीं से बाहर निकल जाएगा। ये सारी प्रक्रिया हमारे अंदर हर समय चलती रहती है, चौबीसों घंटे चलती रहती है, नींद में भी चलती रहती है। तो एक मैकेनिज्म इस तरह का होता है और उसका परिणाम ये आता है कि उससे एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन और ऑटोमेटिक रिएक्शन बनता है। तो पेड़ देखा हमने, उसकी जो पूरी प्रोसेस हो गई, तो फिर उसके ऊपर हमारा कुछ रिएक्शन आएगा, ये पेड़ अच्छा है या बुरा है, या ये कौन सा पेड़ है, ये छोटा है बड़ा है, ये इसको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन या ऑटोमेटिक रिएक्शन कहते हैं। जो जो कुछ हमें अनुभव होता है वो द कॉर्टेक्स इज एडिंग द होल प्रोसेस। उसके अंदर जो हमारा आगे का हिस्सा कॉर्टेक्स है ब्रेन का, वो भी उसके अंदर वो मदद करता है वो ये प्रोसेस के अंदर। द होल प्रोसेस इज वेरी फास्ट एंड टेक्स
1/120 फॉर ए पल्स बीट। तो 1 सेकंड के 120 इम्पल्स इस तरह काम कर जाते हैं। इतनी स्पीड से ये सब काम होता रहता है अंदर। मैकेनिज्म ये थॉट प्रोसेस का मैकेनिज्म इस तरह 120 पर पल्स बीट चलता रहता है हमेशा। और इसीलिए तो एक प्रॉब्लम ये आता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, विचारों को कम करने का प्रयत्न करते हैं, उसको हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि ये मैकेनिज्म तो भगवान ने बनाया हुआ है। अब उसके विपरीत हम जो करते हैं, उसको शांत करने का, तो वो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए फिर अलग टेक्निक या थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग या और कोई चीज का ऐसा सहारा लेना पड़ता है, ताकि हम वो चीज को, वो प्रोसेस को स्लो कर सके और फिर हम मेडिटेशन के अंदर जा सके। बाकी ये प्रोसेस को बंद करना तो नामुमकिन है, और बंद कंप्लीटली तो बंद होता ही नहीं है। वो समाधि के अंदर भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बंद किया जाता है। इस प्रोसेस को चालू रहना देना पड़ता है। If these four centers IESM in the conscious brain are or become a dormant, we have a person in deep coma or dead. अगर यही मैं अभी बता रहा था ना कि उसको बंद नहीं किया जाता है। अगर वो बंद हो जाता है, अगर वो बंद तो ठीक पर डोरमन भी हो जाता है, तो आदमी कोमा में के अंदर चला जाता है, या हो सकता है मर भी जाता है, डेथ भी हो जाता है। तो वो प्रोसेस हमेशा आईईएसएम केंद्रों की कॉन्शियस ब्रेन के अंदर चालू रहनी चाहिए, चाहे स्लो फॉर्म में या कोई भी फॉर्म के अंदर, पर वो प्रोसेस तो चालू रहनी ही चाहिए। क्योंकि अंदर जो एक इनपुट आता है, वो उसको बाहर निकलना ही पड़ता है। तो ये एक सारी प्रक्रिया है। इनपुट के रूप में जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है, उसको प्रोसेस होके बाहर निकलना पड़ता है। तो मेडिटेशन द्वारा भी हम बहुत लंबे समय तक उसको पकड़ के नहीं रख सकते, नहीं तो फिर कोमा में आदमी चला जाता है, या हो सकता है इसकी मृत्यु भी हो सकती है। बिकॉज वर्किंग ऑफ द फोर सेंटर्स मेक्स द फ्रंट ब्रेन कॉन्शियस। तो ये जो 4 आईएसएम केंद्र काम कर रहे हैं, इसीलिए तो कॉन्शियस ब्रेन जिंदा है, और इसीलिए तो हम ये सब दुनिया समझ में आती है। जो भी चीज जो हम कुछ जानते, समझते, अनुभव करते हैं, ये 4 केंद्र की वजह से ही, ये फ्रंट ब्रेन जो कॉन्शियस ब्रेन है उसकी वजह से ही। इसीलिए तो उसको कॉन्शियस ब्रेन कहा गया है, कि हमें वो पता चलता है उससे कि ये इस तरह ये घटना हो रही है। तो जीने के लिए ये 4 केंद्र भगवान ने दिए हैं, और ये इनकमिंग इम्पल्स का पूरा जो ये है, ये स्ट्रक्चर इसी तरह बनाया गया है कि इंसान ये दुनिया का अनुभव कर सके और जी सके। दिस ऑटोमेटिक रिएक्शन इज इन थॉट, वर्ड और डीड। तो अंत में जब विचार बनता है, उसके बाद में उसके बाद में जो होता है, तो वो कोई भी फॉर्म में रिएक्शन आता है, उसको उसके मुताबिक विचार होते हैं, या फिर उसके मुताबिक कुछ बात होती है, वर्ड निकलते हैं, या फिर उसके मुताबिक कोई काम बनता है। पर जो चीज प्रोसेस हो गई, उसके मुताबिक ऑटोमेटिक ये 3 चीज बन सकती है। फ्रॉम दिस arises all religions and philosophies, because this automatic reactions taking place have to be good। अब ये जो सब ये सब झंझट चालू हो गई, ये सब फिलोसफी, रिलीजन, वो कहाँ से उत्पन्न हुए? कि भाई उन लोगों ने देखा कि ये जो थॉट प्रोसेस चल रही है और उसके अंदर से जो आउटकम आता है, वो कुछ बरोबर नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसको सीधा करो, उसको जरा साफ करो, उसको अच्छा करो। तो उसके लिए उससे फिर रिलीजन बना, फिर फिलोसफी बनी, फिर सब प्रीचिंग वगैरह सब कुछ आ गए। क्योंकि उन लोगों को ये जो रिएक्शन आते हैं वो पसंद नहीं है, बोलते हैं कि नहीं, ये रिएक्शन अच्छा नहीं है। एक आदमी के मुंह से गाली निकल गई, तो ये तो भाई अच्छा नहीं है, उसको ठीक करो पहले। तो यहाँ से धर्म वगैरह की शुरुआत प्राचीन काल से हो गई। नो वन हैज केयर्ड टू शो और एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी डन। पर किसी ने बताया नहीं कि भाई इसको गुड किस तरह कर सकते हैं। बाहर से कुछ उपदेश दे दिए, जैसे कि भाई हमारे जो यम नियम है, तो कहते हैं कि भाई अहिंसा, मतलब हिंसा मत करो, सच बोलो, व्याभिचार मत करो, चोरी मत करो। ये सब उपदेश तो दे दिया, पर कैसे होगा ये कोई बताता है? अहिंसा कैसे होगी? तो ये कोई इसका कोई बताता नहीं है, वो कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। तो सिद्धांत देने
से कुछ नहीं होता है, उसके साथ फिर प्रैक्टिकल देना पड़ता है। बट फॉर दिस गुड थॉट वर्ड एंड डीड्स man has been paralyzed into submission and mental slavery by introducing the theory of heaven and hell and karma and dharma, and he is rampant in the whole world and whole man in mental slavery. तो इससे यहाँ से फिर चालू हो गया ये स्वर्ग नरक का ख्याल, धर्म कर्म का ख्याल, ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा बीज बोओगे तो ऐसा पाओगे। ये सब फिर थियरी सब बाहर आ गई, क्योंकि वो लोग को क्या करना था कि भाई इंसान को किसी न किसी तरह को उसको जरा पकड़ के रखना था। हाँ, वो सबमिशन, वो उसको परवश बनाना था, और उससे और एक मेंटल स्लेवरी, एक मानसिक गुलामी उससे फिर बन जाती है ये सब ख्यालों से। तो जब हेल और हेवन मतलब स्वर्ग नरक का ख्याल, ये धर्म कर्म का ख्याल आदमी को मेंटल स्लेवरी की ओर ले जाता है, आदमी अंदर से मानसिक गुलामी में बन जाता है, क्योंकि वहां फिर वो सोच नहीं सकता है। एक जो प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, इन लोगों ने बाहर से थोप दिया है ख्याल कि देखो यहाँ तो नर्क है, ऐसा तुम करोगे तो नर्क में जाना पड़ेगा और वहाँ बहुत दुखी होगे वगैरह वगैरह। तो ये बाहर से थोप दिया और आदमी को मेंटल स्लेवरी में डाल दिया। He has to say his prayers, he has to attend his church, mosque and temples etc. अभी फिर वो लग गया धंधे के ऊपर, वो फिर चर्च में जाएगा, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, और वो रटी रताई प्रार्थना करने लगेगा। बस धर्म ने उसको पकड़ा दिया, ये सब तू करता रहे तो अच्छा आदमी बन जाएगा, पर इससे कोई अच्छा नहीं बनता। धर्म जनूनी आदमी बन सकता है, पर धर्म से आदमी अच्छा नहीं बन सकता। उसके अंदर फिर एक जुनून आ जाता है, मेरा धर्म ये कहता है वही सच, बाकी सब झूठ। फियरिंग कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर डेथ। अब इसके साथ जो ये हेल और हेवन की बात हुई, स्वर्ग नरक की बात हुई, तो आदमी के अंदर फिर क्या आ जाता है? फियरिंग कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, इसका एक डर। मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, कहाँ जाना है, नरक में जाना है तो नरक में तो क्या होगा। नरक की तो फिर सब ये सब उन लोगों ने सब उसका पूरा ब्यौरा कर दिया, उसके अंदर कुछ पुराणों के अंदर के नरक ऐसा है, उसके अंदर ऐसा है, आदमी को अगर बुरा काम करता है तो कढ़ाई के अंदर उसको फ्राई किया जाता है, ये वो न जाने क्या क्या थियरी ला के रख दी है यहाँ, और आदमी को इतना डरा के रख दिया है। तो आदमी की जब उम्र बढ़ती है तो उसके अंदर एक डेथ के बाद क्या होगा उसका एक फियर उसको सताने लगता है। फियरिंग कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर डेथ into bracket which no one so far has proved or disproved। तो अभी वो मरने के बाद क्या होता है वो अभी तक तो किसी ने प्रूव तो किया नहीं है और डिस्प्रूव भी नहीं हुआ है। Man is held spellbound and rituals and prayers and priests have survived with religions head holding firmly the reins in their hands even in our days of nuclear science and space age। तो फिर हो गया हमारे ये जो फियर का जो है मृत्यु के बाद का, तो उसका फिर हमारे ये जो प्रीस्ट वगैरह है, इन लोगों ये सब बात बताकर ये चीज हमारे अंदर डाल देते हैं, स्वर्ग नरक की बात ये कर देते हैं जो हमारे रिलीजियस हेड है वगैरह, और अपने हाथ में वो लगाम ले लेते हैं, मतलब हमको फिर से वो मेंटल स्लेवरी में डाल देते हैं, और हम उनकी बात जो है उसको सच मानते हैं कि उसने जो स्वर्ग की बात की है वो कि बस स्वर्ग में तो है, स्वर्ग में जाओगे तो अप्सरा मिलेगी, अप्सराओं के साथ उठना बैठना होगा। तो फिर उसको एक लालच हो जाती है कि चलो भाई, स्वर्ग की लालच से आदमी कुछ फिर अच्छा काम करने का प्रयत्न करता है, तो वो भी कोई फायदा नहीं है उसका भी। तो इस तरह हमारे ये सब धर्म ने और हमारे जो प्रीस्ट धर्मगुरु है, इन सबों ने ये सब चीज डाल दी है, और आदमी फिर वो फियर से जीता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका फियर भी बढ़ता जाता है।
और ये भी हमारे ये स्पेस एज और न्यूक्लियर एज के अंदर ये चीज आज भी है। आज भी तुम लोग देखोगे आप, तो लोगों के अंदर यही स्वर्ग नरक का ख्याल है। हम आदमी मर जाता है, उसके बाद में ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, उसको दान दो, ये खिलाओ पिलाओ। आज भी इसी इस ये न्यूक्लियर यूज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है उसकी मेंटालिटी के अंदर। वही सेम मेंटालिटी उसके अंदर आज भी पड़ी है। और नहीं करते तो अंदर से एक ये रहता है, एक अंदर क्या कहते हैं, अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि भाई हमने कुछ मिस किया है, हमने नहीं किया है। हमारे जो वो प्रिय व्यक्ति वो चली गई, उसको कुछ नुकसान हो जाएगा तो, या उसको कुछ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो फिर इसलिए हम ये सब क्रियाकांड वगैरह में जुटे रहते हैं, और इसका फायदा हमारे धर्मगुरु वगैरह लेते रहते हैं। Hence the need of a breakthrough from this numbing fetters on human mind and brain। तो अभी क्या करना है कि ये जो fetters है, ये जो बेड़ियां है, ये मेंटली, ये मानसिक बेड़ियां है, उसको तोड़ देनी है, उसको भगा देनी है, उसको छोड़ देनी है। जो माइंड की और ब्रेन की ये जो बेड़ियां हैं हमारे अंदर पड़ी है, उसको तोड़ देना बहुत जरूरी है। These fetters on our minds and brains are worse than on our feet। अगर पैरों में बेड़ी लगती है तो वो तो ठीक है, चलो वो उसका तो वो तो शरीर के लिए है। पर हमारे जो माइंड के अंदर जो बेड़ी लग चुकी है, वो सबसे खतरनाक है। तो हमारे अंदर कौन सी बेड़ी होती है? तो ये स्वर्ग नरक के ख्याल, धर्म के ख्याल, भगवान के ख्याल। भगवान ऐसे ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे खाते हैं पीते हैं, ऐसे कपड़ा पहनते हैं, न जाने किस किस तरह के हमारे जो ख्याल है भगवान के लिए, स्वर्ग नरक के लिए, और फिर अलग अलग प्रकार की हमारी मान्यताएं हैं। ये सब जो है ये सब बेड़ियां हैं, उसको तोड़ देना है। तो कैसे तोड़ेंगे? एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। जब उच्च ज्ञान आता है हमारे अंदर, अंडरस्टैंडिंग आती है, तब वो बेड़ियां टूट जाती है। Over the ages this has gone on from the beginning of creation, and therefore it is not only difficult but near impossible to erase these memory patterns out of human brain and mind। तो ये तो परापूर्व से चला आ रहा है। हमारा जो क्रिएशन हुआ, और ये जब जीव इन्वोल्यूशन में आया, तब से ये चीज, ये मेमोरी पैटर्न ये सब बन गया है। ये सब बेड़िया हमारे अंदर आने शुरू हो गई है बहुत समय पहले से। और अभी तो ये मेमोरी पैटर्न इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसको इरेज करना लगभग नामुमकिन जैसा हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा हमारे अंदर यही है। आदमी अगर कुछ नहीं करता है तो कोई चिंता नहीं, पर कम से कम वो मान्यताओं से पर हो जाए तो भी बहुत जरूरी है। और जे कृष्णमूर्ति वगैरह का टीचिंग जो था वो इसके बेस के ऊपर था कि ये सब तुम जो ख्यालों में रहते हो, जो मानते हो स्वर्ग नरक ये वो वगैरह, उसको सबसे पहले उसको छोड़ दो। तो ये एक राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ तक आज ये रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आगे, नेक्स्ट वीक में आगे देखेंगे। तो यहाँ तक उन्होंने एक पिक्चर क्लियर करने का प्रयत्न किया है कि भाई कुछ जो भी कुछ होगा वो अंदर से होगा, बाहर से नहीं होगा। और थ्री स्टेप ब्रीदिंग भी क्योंकि वो अंदर से हो रहा है, तो वही एक फायदा कारक है। कोई प्रोग्रामिंग बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। और ये सब जो हमारे अंदर जो रिचुअल, मान्यता, स्वर्ग नरक के ख्याल, ये सब जो है वो भी हमारे अंदर एक बंधन क्रिएट करते हैं, तो उससे भी हमें मुक्त होना है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। अभी 5 मिनट बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। તો આપે જે કહ્યું કે જાગતી વખતે જે ઇમ્પલ્સ અંદર આવે છે અને જે પ્રક્રિયા થાય છે, વિચાર આવે છે અને પછી એ પેટર્ન, મેમરી પેટર્ન બને છે, એ જ સૂતી વખતે પણ એ જ પ્રોસેસ થાય છે ઊંઘમાં. તો એ કેવી રીતે ઊંઘમાં કેવી રીતે કોઈ વિચાર, કેવી રીતે પ્રક્રિયા આખી થાય એમ? નહીં, આપણી 5 ઇન્દ્રિય છે એ જે છે ને એ થોડીક સુસુપ્ત બની જાય આપણે ઊંઘની અંદર, પણ એ પૂરેપૂરી બંધ નથી થતી, એટલે આપણા ઇમ્પલ્સિસ ચાલુ રહે છે। ભગવાને એવી રચના કરી છે કે ઇમ્પલ્સ, આ જે 5 ઇન્દ્રિયની અંદરના ઇમ્પલ્સિસને ચાલુ રાખ્યા છે,
એટલા માટે કે જો એ બંધ થઈ જાય તો ડેન્જર થઈ જાય. માનો કે રાતના તમે સૂતા છે, હવે આપણને રાતના ઠંડી ગરમીની એક સંવેદના લાગે છે, બરોબર છે. હવે એ નહીં લાગે ને ઘરની અંદર આગ લાગી જાય તો શું થાય આપણું? હા સમજ્યા તમે? એટલે ઇન્દ્રિયો જે છે એ પૂરેપૂરી બંધ નથી થઈ જતી. એ પાંચેય ઇન્દ્રિયો થોડા થોડા પ્રમાણની અંદર કામ કરતી હોય છે, અને એ ઇમ્પલ્સિસ આવે છે અને અમુક પ્રમાણમાં પ્રોસેસ થાય છે. એની અંદરથી તો સ્વપ્ન બને છે. આપણા સ્વપ્ન બને છે તો સપનાનું કોઈ મટીરિયલ તો જોઈએ. તો ચાલુ રાખો. મટીરિયલ ની અંદર ઇનકમિંગ ઇમ્પલ્સ તો અંદર આવે જ છે પાછું. બરાબર. બરોબર છે. એટલે સર અને એક બોલો બીજો પ્રશ્ન બીજા. છે. હા હા બોલો. ગીલું હોય ને ઉપર નીચે. જ્યારે થ્રી સ્ટેપ કરીએ છીએ, એટલે આઈ મીન હું કરું છું સૂતી વખતે ઘણા લાંબા ટાઈમથી 6-8 મહિનાથી તો કરું છું રેગ્યુલર. તો એમાં શું થાય છે કે ઘણી વખત તો 1-1 દોઢ કલાક સુધી ઊંઘ જ નથી આવતી. એમ સતત જાણે એમાં એની અંદર જ એમ જ ઓબ્ઝર્વેશનમાં જ જયા કરે. બરોબર થાય છે મારું આ ડાયાફ્રામ અહીં બરાબર ઉપર ની ચાલે. છે એમ લગભગ દોઢ. બરોબર છે. ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે આપણી અંદર એ પ્રક્રિયા ચાલુ રહે અને ઊંઘ પણ ના આવે. પણ આ બધું તો એનો એક પાર્ટ હોય છે. આની અંદર ઘણી વખત ઊંઘ તો થોડી આગી પાછી થાય જ છે. જે લોકો આનો અભ્યાસ કરતા હોય છે, કારણ કે આપણે એક અંદરના જગતની અંદર પ્રવેશ કરીને આ બધું કામ કરીએ છીએ, ત્યારે થોડુંક આપણી જે નોર્મલ જે પેટર્નો છે એનાથી થોડુંક જુદી રીતના કામ કરીએ છીએ. એટલે ઘણી વખત આપણી ઊંઘની ઉપર એની અસર થતી હોય. પણ મેઇન વસ્તુ એ કે એનો કોઈ થાક નહીં લાગે, અથવા તો આપણને બીજે દિવસે આપણી કોઈ પ્રેક્ટિસની ઉપર એની કોઈ નેગેટિવ અસર ના થાય, એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે. બાકી રિલેક્સ થઈને તમે કર્યા કરશો તો કોઈ એનર્જી વેસ્ટ થશે નહીં તમારી. અને તમે જે રીતના ઊંઘો છો ને આરામ મળે છે, એ રીતના રિલેક્સેશન ની અંદર પણ આરામ તમને મળી જશે. એટલે બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એની માટે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. ઓકે ભલે. બીજા કોઈને? હા સર. બોલો ગોવિંદભાઈ. હા સર, આપણે બોલો જ્યારે ગોવિંદભાઈ. યોગ સાધના, હા ત્યારે આપણે ગતિ જનરલી માન લો શરૂઆત કરીએ ત્યારે આપણે પ્રમાણે આપણો શ્વાસ ચાલતો હોય, પણ જ્યારે આપણે હઠયોગ કરતા હોય ત્યારે શ્વાસની ગતિ ઘણી બધી ધીમી જાય. તમારો જે આપણા પરમ સ્ટેજ તરફ જવા માટે ગતિ પ્રોપર કહી શકાય, પ્રોપર કહી શકાય. ઘણી વાર તમારો આપણા થોડો અવાજ ડબલ આવે છે, એટલે બહુ ખ્યાલ નથી આવતો તમારો સવાલ. જ્યારે બોલો, ફરીથી બોલો. હવે સમય સર બરાબર? હા બોલો, સંભળાય છે, સંભળાય છે. બોલો બોલો. જ્યારે આપણે યોગ સાધના કરીએ સર, તો માન લો કે હા હા. શરૂઆત ચાલતું હોય એક રિધમિક શ્વાસ. જેમ જેમ સાધના કરતા જઈએ ત્યારે આપણો શ્વાસ બહારથી પણ ઘણો બધો ધીમો જતો હોય છે. ત્યારે આપણે વિચાર શાંત, અને એ ટાઈમે આપણને બેસવું પણ ગમે કે નહીં, પરમ શાંતિ જેવી સ્થિતિ ફીલ થાય. સાહેબના કહેવા પ્રમાણે કે સમજી ગયો તમારો સવાલ, સમજી ગયો. હવે મૂળ વાત એ છે કે આપણો હેતુ મનને શાંત કરવાનો નથી. આપણો હેતુ જે છે બહારની રિધમની ઉપર શ્વાસ સાહેબે કેમ આપીએ, તો ફંડામેન્ટલ એક આપણી અંદર એક સમજ કે ક્લેરિટી એક એ આવી જવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે એસ્ટ્રલ અને ફિઝિકલ નું સિંક્રોનાઇઝેશન કરવાનું છે. આપણે પ્રાણ ને શ્વાસનું સિંક્રોનાઇઝેશન કરવાનું. તો બની શકે કે તમારા 12 થી ઓછા શ્વાસ થાય અને તમારું મન શાંત થઈ જાય, પણ એ હેતુ નથી. મનને શાંત કરવો એ કોઈ યોગનો ઉદ્દેશ નથી. યોગનો ઉદ્દેશ તો એ છે કે આ બંને બોડીને કેવી રીતે સિંક્રોનાઇઝ કરવા, કે ફ્યુચરની અંદર પછી આગલી પ્રક્રિયાની અંદર આપણે જઈ શકીએ. એટલા માટે તમે ભલે ધ્યાન કરતા હો, ગમે તે કરતા હો, 12 થી ઓછા નહીં થવા જોઈએ. તમે ધ્યાન કરવું હોય તો કરી શકો, પણ તમારે 3 સ્ટેપનું મ્યુઝિક ચાલુ રાખવાનું અને બહારની રિધમને પકડી રાખવાની. અથવા હઠયોગની કોઈ ક્રિયા કરતા હો, કોઈ આસન કરતા હો, કોઈ બીજું કોઈ કરતા હો, તો બી તમારે આ બહારની રિધમ તો પકડી રાખવાની. અને એની સાથે તમારે આસન કરવા હોય, બીજું કંઈ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. અથવા ધ્યાન કરવું હોય તો બી તમે કરી શકો છો. પણ બહારની રિધમ છોડશો તો ભલે શાંતિનો અનુભવ થશે, પણ તમારો અંદરનો જે આંતરિક પ્રોગ્રેસ થવો જોઈએ એ નહીં થાય. એટલે માટે ધ્યાન રાખો કે આ રિધમ ની સાથે કામ કરવું બહુ જરૂરી છે. ઓકે સર, થેન્ક યુ.
ઓકે ભલે. તો અહીંયા 6 વાગી ગયા છે. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આવતા અઠવાડિયે આપણે લઈશું. બાકી આજે આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ છીએ. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આવતા અઠવાડિયે તમે પૂછી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ.